हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम। आई होप इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ये 11th क्लास का चैप्टर है। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नहीं, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो। 12th में हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा और 11th में हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो आपको इस लेक्चर में पता ही चल जाएगा। प्लांट किंगडम की पहले हम हिस्टोरी देख लेते हैं कि प्लांट किंगडम का वर्गीकरण था वो हुआ कैसे कैसे। वनस्पति जगत का वर्गीकरण वो हुआ कैसे। कैरोलस लीनियस नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने क्या किया, बाह्य लक्षणों के आधार पे क्या क्या वर्गीकरण दे दिया। मतलब उसने देखा कि जड़ है, पत्तियां है, फूल है बस और तना है, इनके आधार पे उसने एक वर्गीकरण दिया जिसे उसने नाम दिया कृत्रिम वर्गीकरण। और हम कृत्रिम वर्गीकरण के नाम से उसे जानते हैं, लेकिन ये आगे चल के इतना पॉपुलर नहीं हुआ। इसके बाद एक और वर्गीकरण आया और ऐसे ही वर्गीकरण आते गए, तो इसे वैज्ञानिकों ने इतना अच्छा नहीं माना। तो नेक्स्ट जो वर्गीकरण आया वो आया प्राकृतिक वर्गीकरण। इसमें क्या हुआ, लक्षण बाह्य उनको भी ध्यान में रखा गया और जो आंतरिक लक्षण थे उनको भी देखा गया। और ये जो कृत्रिम वर्गीकरण था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था, और जो प्राकृतिक वर्गीकरण था वो किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम ने दिया था। और जोसेफ डॉल्टन हुकर ने यह जो वर्गीकरण था प्राकृतिक वर्गीकरण वो दिया था। फिर एक और वर्गीकरण आया, जातीय वर्गीकरण। इसमें विकासीय संबंधों के आधार पर हमें वर्गीकरण देखने को मिला। अब आप समझो कि विकासीय संबंध के आधार पर वर्गीकरण किस तरीके का वर्गीकरण था। अब एक कुत्ता है, इमेजिन करो, एक कुत्ता है और एक बंदर है और एक हम है। एक क्या है, ह्यूमन है, एक डॉग है और एक मंकी है। तो हम किससे ज़्यादा सिमिलर लगते हैं, ह्यूमन किससे ज़्यादा सिमिलर लगते हैं, डॉग से या मंकी से। ऑब्वियसली बात है, मंकी से सिमिलर लगते हैं। मंकी के जो देखने में लगते हैं हाथ पैर वे इस तरीके से चलते हैं, उससे हम सिमिलर लगते हैं। तो हम ये विकास कैसे हुआ हमारा, हमें जीवाश्म मिले होंगे वैज्ञानिकों को और जीवाश्म से पता लगाया होगा कि ये मनुष्य के जो पूर्वज थे बंदर, इसीलिए नहीं बोला जाता, जीवाश्मों के आधार पर बोला जाता है। तो जो विकासीय संबंध के आधार पर था तो वह इसी तरीके से एक तरीके से सिमिलैरिटी देखी गई और उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया। चलिए अब शुरू करते हैं। वनस्पति जगत का वर्गीकरण एक्चुअल में हुआ कैसे और कितने भागों में इसे बांटा गया। वनस्पति जगत का वर्गीकरण जो है वो दो भागों में बटा, क्रिप्टोगैमस और एक है फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या है, जिसमें बीज नहीं मिलते, और फिनेरोगैम्स जिसमें बीज मिलते हैं। अब क्रिप्टोगैम्स को भी यहाँ पे तीन भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरियोफाइट। और जो फिनेरोगैमस है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यहाँ पे इनको दो भागों में बांटा गया और जो क्रिप्टोगैमस है उसे तीन भागों में यहाँ पे बांटा गया। जो थैलोफाइट है उसमें हम स्टडी करते हैं शैवालों की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शैवालों की स्टडी करते हैं। और वनस्पति जगत के लक्षणों के कुछ पॉइंट है यहाँ पे, उनको भी डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं, फिर आपको सवाल पढ़ाते हैं। वनस्पति जगत के लक्षण क्या क्या हैं। थैलोफाइटा में कुछ को छोड़कर, थैलोफाइटा में कुछ बहुकोषीय होते हैं, कुछ एकल कोशिकीय होते हैं। तो कुछ को छोड़कर और सभी क्या होते हैं, बहुकोषीय होते हैं। और जो थैलोफाइट होते हैं वह यूकेरियोटिक भी होते हैं। ठीक है। वृद्धि जो होती है इनमें अनिश्चित होती है, वृद्धि की कोई निश्चितता नहीं होती है, अनिश्चित इनमें वृद्धि होती है। निम्न स्तर की संवेदनशीलता हमको दिखाई देने को मिलती है। किस तरीके से संवेदनशीलता का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे आपका कोई सुई चुभता है तो आप हाथ पीछे हटाते हो, या आपको फील होता है कि अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है तो आपको दूर से फील होने लगता है कि इंजेक्शन पास आ चुका है, या फिर आप भागने लगोगे। तो वह संवेदनशीलता। इसी तरीके से छुई मुई का पेड़ है, वो भी एक संवेदनशीलता दर्शाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किसकी बनी होती है? सॉरी, सेल वॉल। सेल वॉल जो है इसकी सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होती है इसकी, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्या स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं। और जल में भी कैसे? जल में दोनों तरीके के जल में रह सकते हैं, लवणीय जल में और जो हमारा है साफ जल में, खारे जल में और साफ जल में रह सकते हैं। इनमें खाद्य पदार्थ किसके रूप में मिलता है? स्टार्च के रूप में हमें खाद्य पदार्थ देखने को मिलता है। संचित रहता है, स्टोर रहता है खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में। किसमें? थैलोफाइट में। इनमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है और पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीढ़ी एकांतरण। अब आपको समझना होगा पीढ़ी एकांतरण किस तरीके से। अब देखो यहाँ पे मान लिया ये एक संतति है और ये वयस्क हुई, इसने एक शादी हुई और जनन किया, फिर से एक ऐसी संतति बनाई और एक और ऐसी संतति बनाई। अब आप देखोगे ये सभी सेम है। और एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि यही संतति है, फिर इसने कुछ इस तरीके से संतति बनाई, फिर यही संतति आ गई और फिर जाके फिर एक तरीके से यही संतति आ गई। तो ये क्या है? यह है एकल एकांतरण। यह है एकांतरण, यानी एक के बाद एक अंतर। जैसे ये पहले इस तरीके से थी, फिर क्या हुआ? इस तरीके से पीढ़ी आ गई। पहले इस तरीके से थी, फिर क्या हुआ? इस तरीके से पीढ़ी आई। यानी हर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी बदल जाती है, उसे एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। अब थोड़ा इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। अब समझिए यह है स्पोरोफाइट, यानी बीजाणु उद्भिद। जो बीजाणु उद्भिद होता है 2n द्विगुणित होता है, और यह है गैमेटोफाइट जो अगुणित होता है n टाइप का। तो इससे क्या हुआ? ये मान लो हमारी वो पहले वाली संतति है और ये मान लो हमारी दूसरी वाली संतति है। तो पीढ़ी एकांतरण आपको पता है कैसे चलेगा। जैसे 2n था, फिर n बना, फिर ये 2n बनेगा और ये फिर जाके फिर से n बन जाएगा। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। और जब आपने पहले भी पढ़ा होगा कोशिका विभाजन में, जब हम द्विगुणित से अगुणित में जाते हैं तो किस तरीके का हमें विभाजन देखने को मिलता है? तो हमें अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है पीढ़ी एकांतरण में। चलिए कुछ नेक्स्ट पॉइंट आपको डिस्कस करते हैं आपके साथ। थैलोफाइट। थैलोफाइट में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शैवाल। इनका शरीर कैसा होता है? ये थैलोइड होती हैं। शैवाल जो होती हैं थैलोइड होते हैं, थैलोफाइट होते हैं, थैलोइड होते हैं। ये शाखा, तने, मूल यानी जड़ें, पर्ण, पत्तियाँ, इन सभी में विभेदित नहीं होते। ये जलीय होते हैं। कैसे जलीय? लवणीय में भी हो सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, अलवणीय जल में भी ये मिलते हैं। इनमें कुछ विभिन्नताएं मिलती हैं, जैसे कुछ एकल कोश के होते हैं, जैसे कि क्लोमाइडोमोनास। कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास वोलवॉक्स, ये भी एकल कोश के होते हैं, लेकिन ये किस में रहते हैं? कॉलोनी में रहते हैं। जब आपको वोलवॉक्स का डायग्राम देखोगे तो कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो एकल कोश के होते हैं, लेकिन रहते किस में हैं? कॉलोनी में रहते हैं। एक तरीके से कॉलोनी का निर्माण हो चुका है। तो ये किस में रहते हैं? कॉलोनी में रहते हैं। वोलवॉक्स जो है कॉलोनी में रहते हैं, एकल कोश के होते हैं, शैवाल में पाए, थैलोफाइट में पाए जाते हैं। और कुछ जो होते हैं हमारे स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ये किस तरीके से होते हैं? तंतुमय होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं तंतुमय। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा, ये जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन में या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी भी क्लास में, आपके लिए जो एग्जाम्पल है आपको याद ही रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एकल कोश के क्लोमाइडोमोनास, एकल कोश के वोलवॉक्स भी हैं, लेकिन क्लोमाइडोमोनास जो है वो कॉलोनी में नहीं रहता,
वोल्वोक्स कॉलोनी में रहता है। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा तंतुमय होते हैं, तंतुओं के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। फिर क्या पॉइंट है हमारा, इनमें दोनों जनन पाए जाते हैं, लैंगिक जनन भी मिलेगा और अलैंगिक जनन भी मिलेगा। लैंगिक जनन में इनमें क्या मिलता है, चल बीजाणु, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जू स्पोर। लैंगिक जनन में जू स्पोर मिलते हैं, सॉरी अलैंगिक जनन में। यहाँ पे थोड़ा अभी रात का सीन है, मैं रात को 12 बज रहे हैं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, जिसकी वजह से मुझे सही नहीं दिख पा रहा। अलैंगिक जनन में चल बीजाणु पाए जाते हैं जो जू स्पोर बनाते हैं, और लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक में भी दो प्रकार के युग्मक होते हैं, समयुग्मक और असमयुग्मक। समयुग्मक कैसे, अब ये देखो, इसमें आप बताओ मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। आप नहीं बता पाओगे क्योंकि ये समान है। इसे हम सेम है आकार के आधार से भी देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल दिख रहा था कि इनका आकार दोनों का सेम है, बिल्कुल सिमिलरिटी है, कुछ भी इनमें फ़र्क नहीं है, तो ये समयुग्मक है। समयुग्मक में एग्जाम्पल है यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। असमयुग्मक में यूडोराइना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। स्पाइरोगाइरा यूरोथ्रिक्स जो है समयुग्मक है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने अब तक पढ़ा क्या क्या। वनस्पति जगत हमने पढ़ा, इसमें क्या कैरोलस लीनियस आया, उसने क्या कहा, बाह्य आकार की फूल पत्ती आदि के बारे में इसने बताया, और क्या कहा, वर्गीकरण किया, कृत्रिम वर्गीकरण कहा। फिर प्राकृतिक वर्गीकरण हुआ, किसने, जोसेफ डाल्टन हुकर ने और जॉर्ज बेंथम ने। बाह्य लक्षण आंतरिक लक्षण दोनों को देखा। फिर जातीय वर्गीकरण हुआ, जातीय वर्गीकरण में विकास संबंध के आधार पर हुआ, जैसे कि हमें और बंदर में सिमिलरिटी मिलती है। फिर वनस्पति जगत का एक्चुअल वर्गीकरण जो हुआ वो दो भागों में बांटा गया, क्रिप्टोगेम्स और फिनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में बीज नहीं मिलते, फिनेरोगेम्स में बीज मिलते हैं। क्रिप्टोगेम्स को भी फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फिनेरोगेम्स को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हमने पीछे डिस्कस किया वह है वनस्पति जगत के लक्षण, हमें क्या क्या देखने को मिले। जैसे थैलोफाइट को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक होते हैं, वृद्धि अनिश्चित होती है, संवेदनशीलता पाई जाती है, सेलुलोज की भित्ति बनी होती है, प्रकाश संश्लेषण में होते हैं, स्थलीय होते हैं, जलीय होते हैं, लवणीय जल में मिलते हैं, लवणीय जल में मिलते हैं, भोजन स्टार्च के रूप में होता है। लैंगिक अलैंगिक जनन पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण मैंने आपको पहले भी समझाया। पीढ़ी एकांतरण कैसा था कि एक के बाद एक अंतर, जैसे कोई संतति थी, फिर इसके बाद ये गोल संतति आ गई, फिर ये बॉक्स वाली संतति आ गई, फिर से गोल संतति आ गई, ये पीढ़ी एकांतरण था, जो यहाँ पे हमने डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पे समझा। ऊपर अभी ये डायग्राम के माध्यम से समझा, और यहाँ एक्चुअल जो पीढ़ी एकांतरण है वो समझ लेते हैं। ये 2n था, तो इसमें जब पीढ़ी एकांतरण हुआ, जो अगली संतति आई वो n बनी, फिर से 2n बनेगी और फिर से ये जाके n बन जाएगी। तो ये पीढ़ी एकांतरण है, किसके, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हो रहा है। फिर हमने क्या पढ़ा, थैलोफाइट। थैलोफाइट में हमने शैवाल देखी, शैवाल में कौन कौन शैवाल देखी और क्या क्या इनके लक्षण देखे। इनका शरीर थैलस थैलोइड होता है, शाखा तने मूल पत्ती विभेदित नहीं होता, जलीय होते हैं, लवणीय दोनों जल में मिलते हैं। कुछ एकल कोष के होते हैं, जैसे क्लामाइडोमोनास होते थे एकल कोष के ही हैं, लेकिन जैसे वोल्वोक्स हैं कॉलोनी में रहता है। यूरेथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा तंतुओं में होते हैं, तंतुओं में रहते हैं। इनमें जनन पाया जाता है दोनों प्रकार के, लैंगिक अलैंगिक। अलैंगिक जनन में जूस्पोर चल बीजाणु मिलते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, संयुग्मक समान युग्मक मिलते हैं, आकार सेम होता है, यूरोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा। इनमें कौन सा अलैंगिक जनन लैंगिक जनन देखने को मिलता है, किसमें, यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा में। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शैवालों का अध्ययन किसको कहा जाता है, या किस श्रेणी में आप शैवालों का अध्ययन करते हैं, तो हम बता दें फाइकोलॉजी। स्टडी टू शैवाल वी कॉल्ड फाइकोलॉजी। विषम युग्मक
एग्जाम्पल जो भी समयुग्मक के एग्जाम्पल है, समयुग्मक के एग्जाम्पल क्या थे जो हमने ऊपर बताया अभी। समयुग्मक के एग्जाम्पल है यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा, ये आपको याद कर लेने हैं। विषम युग्मक के एग्जाम्पल वोलवॉक्स और फ्यूकस, वोलवॉक्स और फ्यूकस। थैलोफाइटा का अब वर्गीकरण जो हुआ वो 3 तरीके से हुआ। पीछे हमने क्या पढ़ा कि जो क्रिप्टोगैम्स था उसका 3 तरीके से वर्गीकरण हुआ। कैसे कैसे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर हमने क्या डिस्कस किया? थैलोफाइटा। अब थैलोफाइट का भी वर्गीकरण हुआ 3 तरीके से। कैसे कैसे? रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी, यानी लाल शैवाल, भूरी शैवाल और हरी शैवाल। क्लोरोफाइसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो हरी शैवाल है, क्लोरोफिल मिलेगा। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी या हरी शैवाल, यह क्या है? आधुनिक शैवाल है। जो अब आधुनिक शैवाल है वो क्लोरोफाइसी है, क्योंकि इसमें जो है ग्रीन रंग देखने को मिलता है। उच्च पादपों के पूर्वज कहा जाता है। अब से पहले जब हमारा जो पृथ्वी थी स्टार्ट हुई था जब इस पे जीवन, तो तब हमारे पास जो ग्रीन एल्गी थी वो नहीं थी, रेड थी और जो ब्राउन थी, भूरी थी, वो एल्गी थी। उसके बाद जो आधुनिक एल्गी आई जो अब बनी, मतलब उन्हें जो हरे हरे पौधे जब हुए तो ग्रीन एल्गी के कारण हुए, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मिलता है। ग्रीन एल्गी को उनके पूर्वज कहा जाता है। जो अब के पौधे हैं उच्च पादपों के पूर्वज ग्रीन एल्गी को कहा जाता है। इनका हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, वर्णक होता है, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में भी कौन सा क्लोरोफिल? ए एंड क्लोरोफिल बी के कारण इनका जो है हरा रंग देखने को मिलता है। ये वर्णक जो पिगमेंट है, वर्णक है, वो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। क्लोरोप्लास्ट आपने देखा भी होगा, संरचना आपने देखी होगी। क्लोरोप्लास्ट की संरचना इस तरीके से होती है। ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। जो वर्णक होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है, हरित लवक में वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, वो यहाँ पे स्टोर होता है, जिसके कारण हरा रंग होता है। एक नेक्स्ट पॉइंट है थैलोफाइट का ही। भोजन किस तरीके से होगा? स्टार्च के रूप में होगा और कुछ पौधों में, कुछ एल्गी में तेल की बूंदों के रूप में होता है। इनकी सेल वॉल 2 स्तरों में बटी होती है, बाह्य स्तर और अंत स्तर। जो बाह्य स्तर की सेल वॉल होती है, आउटर जो लेयर होती है, वो पैकेटिन की बनी होती है। अंत स्तर की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इनमें लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में चल बीजाणु बनते हैं, हमने ऊपर डिस्कस भी किया है। क्लोमाइडोमोनास एग्जाम्पल, क्लोमाइडोमोनास एक कोष की है। वोलवॉक्स कॉलोनी में, यूरोथ्रिक्स स्पायरोगाइरा तंतुय में और कारा भी तंतु में होता है। एक और पॉइंट है इसमें कसाभिका फ्लैजिला यानी कसाभिका पाई जाती है, जिनकी संख्या 2 से 8 होती है और कहाँ पे भी पाई जाती है? शीर्ष पर। जैसे कि ये हमारी एल्गी है और इस पे कसाभिका पाई जाती है, ये शीर्ष पर पाई जाती है। और इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 2 से 8 हो सकती है। 4, 5, 6, 7, 8 कुछ इस तरीके से इनकी संख्या हो सकती है और सिर पर मिलती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको इससे बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में। किसी का इसकी पार्ट हम कवर करेंगे, 2 से 3 लेक्चर में पूरा जो चैप्टर है हम ख़त्म कर देंगे। और मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।